कहानी की शुरुआत में हम डेलिगो नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी असल में एक जेनेटिक साइंटिस्ट है, साथ ही अमेरिका का एक खतरनाक माफिया भी है। उसे दिखाया जाता है कि किसी वजह से वो एक खतरनाक सोच लेकर तेजी से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है। आखिरकार जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके सामने दो गार्ड बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन दोनों गार्ड की गर्दन पर हाथ रखता है तब पता चलता है कि ये दोनों पहले ही हेडशॉट खाकर मर चुके हैं और वहीं गिरे पड़े हैं। कुछ समझने से पहले ही उसके साथ आए दो और सिक्योरिटी वाले की खोपड़ी अचानक किसी गोली से उड़ने लगती है। अंत में हम देखते हैं कि पहले वाले दोनों गार्ड और बाकी सभी गार्ड्स की खोपड़ी इस मूवी के असली हिटमैन एजेंट 47 ने उड़ा दी है। जैसे ही एजेंट 47 दिखाई देता है, डेलिगो का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। एजेंट 47 अब उसके ऑफिस तक पहुंच चुका है, मतलब आज उसके जीवन का आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन डेलिगो एजेंट 47 को बातचीत में व्यस्त रखता है और उसके लिए ड्रिंक्स बनाता रहता है। लेकिन एजेंट 47 उसकी ये कहानी पकड़ लेता है और उसे एक कड़ी चेतावनी देता है। इस बार उसे माफ कर दिया गया है। अगर इसके बाद एजेंट 47 के पीछे उसके लोग लगते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वैसे ही एजेंट 47 एक थ्रेड के सहारे उसकी ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। लेकिन डेलिगो एजेंट 47 को मारने के लिए जब अपना सजाया हुआ वेपन बॉक्स खोलता है तो उसे पता चलता है कि एजेंट 47 ने पहले ही उसी बॉक्स में टाइम बम सेट कर रखा है। इसके चलते डेलिगो वहां से हटने से पहले ही एक ब्लास्ट में उसकी कहानी खत्म हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी के अगले सीन में आप ऐसी कई कहानियां देखेंगे जहां एजेंट 47 जो हिटमैन है माफिया को इस तरह मारता है कि देखने के बाद आपकी नजरें भी हटा नहीं पाएंगी। लेकिन उससे पहले चलो जानते हैं कि डेलिगो ये माफिया ने एजेंट 47 के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे उसकी पूरी गैंग के साथ इतनी खतरनाक तरह से खत्म होना पड़ा। असल में ये डेलिगो नाम का माफिया कई सालों से एक लड़की को ढूंढ रहा है और उस लड़की का नाम कटिया है। यहाँ आपको इस कटिया नाम की लड़की के बारे में पहले दो लाइनें बता दूं। कटिया के पिता एक जाना माना साइंटिस्ट हैं जिनका नाम डॉ पीटर है और यही डॉ पीटर लगभग 30 साल पहले इस हिटमैन एजेंट 47 को सड़क से उठाकर अपने एजेंसी में ले आए थे। वहां उन्होंने उस पर जेनेटिक रूप से एक्सपेरिमेंट करके उसे सुपर एसासिन बना दिया था। एजेंसी में हजारों बच्चों पर इसी तरह जेनेटिक रूप से एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर एसासिन बनाया जाता था और उन्हें बारकोड के जरिए अलग अलग नाम दिए जाते थे और यहीं इस हिटमैन के सिर के पीछे बारकोड बनाकर उसका कोड नेम एजेंट 47 दिया गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अमेरिका की सरकार को पता चला कि यह डॉ पीटर सड़क से अनाथ बच्चों को उठाकर अपनी एजेंसी में रखकर उन पर जेनेटिक रूप से एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हें सुपर एसासिन बनाकर कई तरह के अपराधों और गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है। इसके चलते अमेरिका की सरकार उसके एजेंसी पर कार्रवाई करने से पहले ही डॉ पीटर ने अपनी पूरी एजेंसी अपने हाथों से नष्ट कर दी और अमेरिका की पुलिस के पकड़ में आने से पहले खुद को पूरी तरह से गायब कर लिया। एक एजेंसी ने डॉक्टर पीटर के उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि डॉक्टर पीटर के बिना यह एक्सपेरिमेंट लोगों पर नहीं चल सकता, क्योंकि जो फॉर्मूला से वह लोगों का डीएनए बदलकर जेनेटिक बदलाव करता था वह केवल डॉक्टर पीटर ही जानता था। कई सालों तक खोजने के बाद भी उन्हें डॉक्टर पीटर का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में उन्हें डॉक्टर पीटर की इकलौती बेटी कार्टियार का बचपन का एक फोटो मिला और इस फोटो को उसके पिता के फोटो के साथ मिलाकर उन्होंने कार्टियार का वर्तमान फोटो तैयार किया। इसके बाद से यह सिंडिकेट, ये एजेंसी कई गैंगस्टर्स को कार्टियार को ढूंढने के लिए लगा देती है। लेकिन इस कार्टिया नाम की लड़की को खोजने आए इतने बड़े गैंगस्टर का क्या खतरनाक नतीजा हुआ वह तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। इस घटना के 30 साल बाद सिंडिकेट ये कंपनी अब और भी आगे बढ़ती है। चलो देखते हैं कि एजेंट 47 ने बाकी सभी गैंगस्टर्स के साथ क्या किया। जब सिंडिकेट कंपनी के हेडक्वार्टर में यह खबर पहुंचती है कि कंपनी के एक माफिया को इस तरह खत्म कर दिया गया तो सिंडिकेट का असली माफिया डेविड समझ जाता है कि इस एजेंट 47 को इतना आसानी से मारना मुमकिन नहीं है। साथ ही अगर वे कार्टियार के पिता डॉक्टर पीटर तक पहुंचना चाहते हैं तो किसी भी हालत में पहले इस एजेंट 47 को मारकर कार्टियार को किडनैप करना होगा, क्योंकि वे 100% सुनिश्चित हैं कि अगर डॉक्टर पीटर जिंदा है तो कार्टियार ही एकमात्र व्यक्ति है जो उन्हें उसके पास ले जा सकता है। इसलिए देर न करते हुए सिंडिकेट का असली माफिया डेविड अपने सबसे शक्तिशाली एक असासिन को भेजता है एजेंट 47 को मारने और कार्टियार को पकड़ कर लाने के लिए, और इस असासिन का नाम है जॉन स्मिथ। यहाँ आपको बता दूं कि इस जॉन स्मिथ नाम का असासिन कोई आम असासिन नहीं है। उसका पूरा शरीर टाइटेनियम मेटल से बनाया गया है, मतलब इस जॉन स्मिथ को मारना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ हम जर्मनी के बर्लिन शहर में कार्टियार को देखते हैं जो अपने पिता को ढूंढने के लिए एक साइंटिस्ट के दरवाजे से दूसरे के पास घूम रही है जो आज से 30 साल पहले उसके पिता के साथ एक एजेंसी में काम करते थे। दूसरी ओर हम एजेंट 47 को देखते हैं जो खुद भी कार्टियार को ढूंढने के लिए चारों तरफ तलाश कर रहा है, लेकिन अंत में वह अपने रूम में लौटता है और अपना लैपटॉप ऑन करके करोड़ों लोगों में से कार्टियार की पहचान मैच करना शुरू कर देता है। काफी
समय तक ढूंढने के बाद अंत में एजेंट 47 कार्टियार का फेस डिटेक्ट करने में सफल हो जाता है और अब वह सैटेलाइट मैप में देख पाता है कि कार्टियार वर्तमान में जर्मनी के बर्लिन के उसी स्टेशन में है। वह पूरी तरह सुनिश्चित होने के लिए कार्टियार की फोटो के साथ उस लड़की का फेस रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है और अंत में कार्टियार की फोटो उस लड़की के फोटो से 100% मैच हो जाती है। अब एजेंट 47 और कार्टियार का असली लोकेशन पता चल जाता है। अगले दिन सुबह जब कार्टियार उसी स्टेशन से वापस जा रही होती है, अचानक उसके सामने सिंडिकेट कंपनी द्वारा भेजा गया असासिन जॉन स्मिथ आ खड़ा होता है। वह आते ही कार्टियार के ब्रेन को हिप्नोटाइज करना शुरू कर देता है। वह कार्टियार से कहता रहता है कि एक हिटमैन तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हें मारने के लिए, और मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरे पास खबर है कि वह हिटमैन तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे पिता को भी मारना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे पिता अमेरिका के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। लड़की का मन इंसानी होता है और वह सीधे साधे स्मिथ की बात पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ वहाँ से चल देती है। लेकिन ठीक उसी समय उसी स्टेशन पर एजेंट 47 आ जाता है और कार्टियार के साथ स्मिथ को देखते ही वह सीधे स्मिथ की तरफ फायर करने लगता है। यहाँ ये कहानी देखकर कार्टियार सोचती है कि स्मिथ ने जो कुछ कहा वह सब सच है, इसलिए वह स्मिथ का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन एक समय स्मिथ का पीछे से आकर एजेंट 47 पर झपट पड़ता है और उसे लेकर ट्रेन की लाइन में गिर जाता है। मारपीट करते करते एक समय एजेंट 47 स्मिथ को एक लात मारकर ट्रेन की लाइन से दूर हटा देता है। ठीक उसी समय स्मिथ देखता है कि लाइन के ऊपर से एक गोलीबारी ट्रेन उनकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही है और उसी समय एजेंट 47 उस ट्रेन के नीचे गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्मिथ कार्टियार को गाड़ी में बैठाकर वहां से तेजी से भाग जाता है। लेकिन उसी समय हिटमैन फिर से आता है और उस गाड़ी के सामने खड़ा होकर गाड़ी के ड्राइवर के सिर पर सीधा फायर कर देता है, जिससे गाड़ी का काबू खो जाता है और दूसरी गाड़ी से टकराकर पूरी गाड़ी उलट जाती है। लेकिन एजेंट 47 उस गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही स्मिथ कार्टियार को वहां से निकालकर दूसरी सड़क से सुरक्षित ले जाता है। कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद स्मिथ देखता है कि एजेंट 47 पहले से ही उनके पीछे पीछे फिर से तेजी से आ रहा है। अब कोई और रास्ता न देखकर स्मिथ सोचता है कि शायद उन्हें यहीं एजेंट 47 के हाथ लगना पड़ेगा। लेकिन अचानक स्मिथ देखता है कि वे जिस जगह खड़े हैं वह एक अमेरिकी एम्बेसी है, इसलिए स्मिथ अपनी बंदूक निकालता है और आकाश की ओर कुछ ब्लैंक फायर करता है और एक विदेशी एम्बेसी के सामने इस तरह की खुली गोलाबारी करने की वजह से एम्बेसी में पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिकी नेवी सील की कुछ फोर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वे दोनों को बंदूकें नीचे करने और सरेंडर करने का ऑर्डर देते हैं और स्मिथ को तो यही चाहिए था कि एम्बेसी में मौजूद स्पेशल फोर्स स्क्वाड उन्हें पकड़ ले ताकि वे एजेंट 47 के हाथों से इस जंग में बच सकें। एम्बेसी में मौजूद अमेरिकी स्पेशल फोर्स का स्क्वाड उन्हें पकड़कर एम्बेसी के अंदर ले जाता है और यह कहानी देखने के बाद एजेंट 47 और आगे नहीं बढ़ता बल्कि उसी जगह से पीछे हट जाता है। क्या तुम सोच रहे हो कि एजेंट 47 उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? वैसे नहीं। दूसरी तरफ एम्बेसी के बाहर एजेंट 47 एक बड़ा स्नाइपर राइफल लेकर एम्बेसी के सामने पहुंच जाता है। जब वह एम्बेसी में घुसने लगते हैं तो वहां की गार्ड्स उसके बैग सहित पूरे शरीर की तलाशी लेने लगती है। अब जब वे उसका बैग स्कैनर मशीन में डालते हैं तो वहां मौजूद गार्ड्स की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि इस आदमी ने अपने बैग में एक बड़ा 15 कैलिबर का स्नाइपर राइफल रखा है। फिर जब वे उसके पूरे शरीर की तलाशी लेने लगते हैं तो देखते हैं कि उसके शरीर के हर हिस्से में बंदूकें लोड की हुई हैं। इससे जल्दी ही और गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और एजेंट 47 को हाथ ऊपर करके सरेंडर करने को कहते हैं और उसी गार्ड्स की बात मानते हुए एजेंट 47 खुद को सरेंडर कर देता है एम्बेसी में ड्यूटी पर मौजूद सभी गार्ड्स के हाथों में। तुम शायद सोच रहे हो कि एजेंट 47 अगर चाहे तो अकेले ही सभी गार्ड्स को खत्म कर सकता था, तो फिर उसने सरेंडर क्यों किया? असल में यह एक अमेरिकी एम्बेसी थी। अगर यहाँ वह कोई उल्टा सीधा काम करता तो पूरे अमेरिका की एक फोर्स उसके पीछे पड़ जाती, साथ ही उसे ढूंढते हुए अमेरिकी आर्मी कार्टियार तक पहुंच जाती और अगर वे कार्टियार को पकड़ लेते तो वे कार्टियार के पिता डॉक्टर पीटर को भी पकड़ सकते थे, जो पिछले 30 सालों से अमेरिका की पुलिस से भागते रहे हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एजेंट 47 खुद को अमेरिकी एम्बेसी के गार्ड्स के हाथों में सरेंडर कर देता है और खुद को सरेंडर करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर वह सरेंडर करके एम्बेसी के अंदर पहुंच जाता है तो वहीं वह असासिन स्मिथ को मारकर कार्टियार को छुड़वा सकता है। लेकिन हथियार लेकर एम्बेसी में घुसने की कोशिश करने की वजह से गार्ड्स एजेंट 47 को भी पकड़ लेते हैं और उसे अंदर लेकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। कुछ समय पहले जो ऑफिसर कार्टियार से पूछताछ कर रहा था वह अब एजेंट 47 के कमरे में आता है। फिर वह उसके हाथों में हैंडकफ डालकर उसे टेबल से बांध देता है। अब ऑफिसर एजेंट 47 का
स्नाइपर राइफल टेबल पर रख देता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है कि वह इतनी खतरनाक स्नाइपर राइफल लेकर अमेरिकी एम्बेसी में क्यों घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एजेंट 47 इस बार किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और सिर्फ एक बार टेबल पर जोर सा मारते हैं। फिर वह अपनी स्नाइपर राइफल को ऊपर की ओर उठाकर फेंक देता है। जब राइफल खाली जगह से टेबल पर गिरती है तो अपने आप फायर हो जाता है। एजेंट 47 अपनी हथकड़ी की चेन उस गोली की तरफ पकड़ता है और अपनी हथकड़ी खोल लेता है। मतलब समझ रहे हो, इस खतरनाक हिटमैन के हाथ अब आजाद हो गए हैं और अब वह क्या करने वाला है ये सभी की कल्पना से बाहर है। हाथों की शक्ति पाते ही वह आसपास मौजूद सभी गार्ड्स को एक एक करके मारकर नीचे गिरा देता है। सभी को खत्म करने के बाद वह सीधे उस ऑफिसर के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन एजेंट 47 उस ऑफिसर को कुछ करने से पहले ही पास की रूम में मौजूद स्मिथ भी समझ जाता है कि एजेंट 47 यहीं आ गया है। इसलिए वह अपने रूम की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां अन्य गार्ड्स उसे रोकते हैं। लेकिन स्मिथ गार्ड्स को मारकर उनकी चाबी लेकर अपनी हथकड़ी खोल देता है। फिर वह वहां से भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते वह कार्तियार के कमरे में पहुंचता है और वही चाबी से कार्तियार की हथकड़ी भी खोल देता है। फिर वह कार्तियार को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बाहर हम एजेंट 47 को देखते हैं, जो एक गार्ड का कपड़ा पहनकर सभी की नजरों के सामने आराम से एम्बेसी से निकलता है। वहीं स्मिथ कार्तियार को गाड़ी में बैठाकर तेजी से वहां से भाग जाता है। लेकिन जब एजेंट 47 को समझ आता है कि अब वह उन्हें पकड़ नहीं पाएगा तो वह एम्बेसी के सामने खड़े अमेरिकी गार्ड्स में से एक की स्नाइपर राइफल उठाता है और उस स्नाइपर राइफल के साथ छत पर पहुंच जाता है। फिर वह उस स्नाइपर राइफल को स्मिथ की गाड़ी की तरफ लक्ष्य करके सेट करता है। मिनटों तक वह गाड़ी पर निशाना बनाए रखता है और फिर एक खतरनाक शॉट निकालता है। उसकी इस गोली की राह सड़क, लोग और नाली के पार करते हुए लगभग 3 किलोमीटर दूर स्मिथ की गाड़ी में बैठे कार्तियार के हाथों तक पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह हम कार्तियार को एक होटल के कमरे में स्मिथ के साथ देखते हैं। कार्तियार अपनी हथेली से गोली निकालती है और स्मिथ से पूछती है कि तुम असल में कौन हो और मेरे जीवन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। स्मिथ उसे बेहद चालाक झूठ बोलता है। वह कार्तियार को बताता है कि उसके पिता एक जाने माने साइंटिस्ट थे, इसीलिए उनकी एजेंसी कार्तियार के पिता डॉक्टर पीटर को ढूंढकर सुरक्षित करने का प्रोटोकॉल बनाना चाहती है, क्योंकि कुछ लोग उसके पिता को ढूंढकर मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कार्तियार फिर से स्मिथ की बात पर विश्वास कर लेती है और अपने पिता की लोकेशन जानने के लिए एक नक्शा निकालती है और स्मिथ के साथ योजना बनाने लगती है। लेकिन कार्तियार यह नहीं जानती कि यह आदमी उसके पिता को ढूंढकर मारने आया है। मैप निकालने के बाद कार्तियार स्मिथ से बताती है कि उसने अपने पिता के पुराने कुछ दोस्तों से बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है और अपने पिता की आखिरी लोकेशन के रूप में पता चला कि वह अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में है। लेकिन सिडनी के किस इलाके या दिशा में वह है यह अभी उसे नहीं पता। इसलिए अगर वे उसके पिता डॉक्टर पीटर को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जाना होगा। जैसे ही वह यह कहती है, अचानक एजेंट 47 कमरे में आ जाता है। अचानक हमला होने की वजह से स्मिथ एजेंट 47 को रोकने का समय नहीं पाता, इसलिए एजेंट 47 आसानी से स्मिथ को गिरा देता है और कार्तियार को पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। जब कार्तियार होश में आती है तो वह एजेंट 47 से पूछती है कि वह उसे मारना क्यों चाहता है। लेकिन एजेंट 47 उसे ऐसे कुछ बातें बताता है कि सुनकर कार्तियार खुद चौंक जाती है। एजेंट 47 उसे बताता है कि क्या तुम याद कर सकती हो कि 30 साल पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक सुरंग में छुपाया था और कुछ लोग तुम्हें और तुम्हारे पिता को मारने के लिए तुम्हारे घर पर हमला कर चुके थे। एजेंट 47 की यह बात सुनकर कार्तियार को अपनी बचपन की कुछ यादें याद आने लगती हैं। अब एजेंट 47 उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुम और तुम्हारे पिता डॉक्टर पीटर कार में भाग रहे थे तब एक छोटा बच्चा तुम्हें बचा रहा था। एजेंट 47 की यह बात सुनते ही कार्तियार धीरे धीरे अपने बचपन की कुछ यादें याद करने लगती हैं और जब उसकी सभी यादें वापस आती हैं तो कार्तियार समझ जाती है कि वह छोटा बच्चा एजेंट 47 ही था जिसे उसके पिता डॉक्टर पीटर बहुत प्यार करते थे। जब कार्तियार अपनी गलती समझ जाती है तो एजेंट 47 उसे सीधे बताता है कि वही एजेंट 47 है और वह आया है उसे मारने के लिए नहीं बल्कि स्मिथ के हाथों से बचाने के लिए। और इतने समय तक जो स्मिथ नाम का असासिन कार्तियार को बचाने का दिखावा कर रहा था, उसका असल मकसद कार्तियार को मारना और उसके पिता को ढूंढकर मारना था। लगभग 30 साल पुरानी यादें याद आने के बाद कार्तियार की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं उसके पिता की इस बुरी हालत के लिए और यह सोचकर कि पिछले 30 सालों में उसने एजेंट 47 को ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं पाया। लेकिन फिलहाल उनके पास भावनाओं में खोने का समय नहीं है, किसी भी तरह पहले उन्हें अपने पिता को बचाना है। फिर एजेंट 47 कार्तियार से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर है जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे शरीर के डीएनए को बदल दिया था। अगर तुम अपनी वह सुपर पावर खोज लेती हो तो अपने पिता को आसानी से खुद बचा सकती हो। कार्तियार एजेंट 47 की किसी भी बात को समझ नहीं पा रही थी। अब एजेंट 47 कार्तियार को एक कुर्सी से हाथ पांव बांधकर एक बड़े बोइंग प्लेन के इंजन के सामने बैठा देता है। फिर वह इंजन के स्विच के पास जाकर कार्तियार से कहता है कि अगर तुम इस इंजन के सामने से खुद को बंधे होने की हालत से बचा सकती हो तो समझना
कि तुम अपनी सुपर पावर खोज चुकी हो। ये कहते ही वह उस बोइंग प्लेन के इंजन को 800 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चालू कर देता है। इस बीच जैसे जैसे प्लेन के इंजन की रफ्तार बढ़ती है, कार्टियार की कुर्सी धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन कार्टियार पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करती है और अंततः वह समझ पाती है कि उसके हाथ कैसे बंधे हुए हैं। उसी हिसाब से वह अपने हाथों की पाबंदी को एक एक करके खोलने लगती है। जब प्लेन का इंजन अपनी टॉप रफ्तार पर पहुंचता है, तब कार्टियार आखिरी समय में अपने हाथों की पाबंदी खोलने में सफल हो जाती है और तेजी से प्लेन के इंजन के सामने से खुद को हटा लेती है। इसके बाद कार्टियार एजेंट 47 से कहती है कि अब उसे अपने पिता को जल्दी ढूंढना है, लेकिन ठीक उसी समय पता चलता है कि उनके आसपास सिंडिकेट कंपनी की खास ट्रेनिंग हासिल कई आर्मी आ चुकी है। इसलिए वह कार्टियार से कहता है कि वह उसके पिता को जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें पहले यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये आर्मी बेहद खतरनाक है। वह धीरे धीरे प्लेन के इंजन के स्विच के पास जाता है और इंजन की रफ्तार और बढ़ा देता है। साथ ही वह प्लेन के इंजन को उन आर्मी की तरफ मोड़ देता है। इस बीच प्लेन का इंजन इतनी रफ्तार से घूमता है कि आसपास मौजूद सभी लोहे की चीजें इंजन की तरफ खींचने लगती हैं। दूसरी तरफ एजेंट 47 पहले उनके पीछे जाकर खड़ा होता है। फिर वह एक की राइफल उठाता है और दूसरे का सिर उड़ाता है और तीसरे को अपने पास घूम रही एक गैलेंडर मशीन में फेंक कर कुचल देता है। इसके बाद वह वहां से थोड़ा दूर जाता है। फिर हाथ में एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन उठाता है और जैसे ही पास में एक और आर्मी आता है, वह उसी ड्रिल मशीन से उसका सिर फोड़ देता है। इसके बाद वह कार्टियार को लेकर वहां से कुछ दूरी पर चला जाता है और जैसे ही वहां दो और लोग आते हैं, वह एक बटन दबाता है। इसके बाद दो बड़े हथौड़ों के दबाव में वे दोनों पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इस तरह वह एक के बाद एक ट्रैप लगाकर धीरे धीरे खास ट्रेनिंग हासिल आर्मी को खत्म करता रहता है। जैसे ही वहां और आर्मी आने लगती है, एजेंट 47 कार्टियार को एक दूसरी सड़क दिखाकर वहां से निकलने के लिए कहता है। फिर वह हाथ में एक पंखे की ब्लेड उठाता है और उसी ब्लेड से किसी का सिर पूरी तरह अलग कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ कार्टियार जैसे ही भागने की कोशिश करती है, सामने आ जाता है असासिन स्मिथ। अब वह बिना कोई बात किए कार्टियार का सिर पकड़कर एक बार में प्लेन के इंजन से मार देता है। लेकिन ठीक उसी समय कार्टियार को बचाने के लिए एजेंट 47 पीछे आ खड़ा होता है। अब शुरू होता है दो खतरनाक असासिन की भयंकर लड़ाई के एक मोड़ पर एजेंट 47 स्मिथ के सीने में चाकू घोंप देता है, लेकिन इस बार उसे पता चलता है कि स्मिथ टाइटेनियम मेटल से बना है, इसलिए उसके शरीर में चाकू लगने के बावजूद कुछ नहीं होता। और इस मौके का फायदा उठाकर स्मिथ एजेंट 47 पर इतना हमला करता है कि उसे आधमड़ा कर देता है। लेकिन प्लेन का इंजन इतनी रफ्तार से घूमता है कि आसपास की सारी चीजें उसकी ओर खींचने लगती हैं। साथ ही वहां मौजूद सभी आर्मी ब्लेड की ओर उड़ने लगते हैं। ब्लेड में गिरते ही वे पूरी तरह कटकर टुकड़ों में बंट जाते हैं। ये कहानी देखकर स्मिथ प्लेन के इंजन के रडार एरिया से दूर कूदकर हट जाता है और इतने सारे लोग एक साथ प्लेन के इंजन में जाने की वजह से इंजन में एक बड़ा विस्फोट होता है। इस मौके का फायदा उठाकर एजेंट 47 कार्टियार को उठाकर वहां से आसानी से बाहर निकल जाता है। मूवी के सीन बदलने पर हम कार्टियार और एजेंट 47 को देखते हैं कि वे एक एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। वे असल रूप से जर्मनी से अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उतर चुके हैं। लेकिन यहाँ एजेंट 47 कार्टियार को बताता है कि उन्हें एयरपोर्ट के सभी सीसीटीवी कैमरों को चकमा देकर बहुत ध्यान से यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये सब बातें कहते हुए एजेंट 47 अपने पास खड़े एक पायलट का ब्लेजर उठा लेता है और खुद पर पहन लेता है। फिर को पायलट का सिर उठाकर अपने सिर पर रख लेता है और कार्टियार को बताता है कि वह एयरपोर्ट के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर सड़क पर उसके लिए इंतजार करे। उसके कहने पर कार्टियार पीछे वाले दरवाजे से एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसीलिए वह सीसीटीवी कैमरों को चकमा देने के लिए सीधे रास्ते की बजाय कैमरों की ओर उल्टे रास्ते से चलती है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आखिरी समय में कार्टियार एयरपोर्ट के बाहर एक कैमरे के सामने आ जाती है। इसके नतीजा एयरपोर्ट में मौजूद सिंडिकेट कंपनी के गार्ड उसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि कार्टियार अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एयरपोर्ट में है। इस बीच प्लेन के इंजन में धमाके के बाद स्मिथ फिर कार्टियार के उसी होटल रूम में जाता है और वहीं मैप देखकर समझता है कि कार्टियार अब अपने पिता को खोजने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी गई है। यही बात तो उसने कल रात उससे बातचीत में कही थी। खैर, एयरपोर्ट से निकलने के बाद अगले दिन एजेंट 47 और कार्टियार एक होटल रूम में पहुंचते हैं। इस बीच एजेंट 47 बाथरूम में शावर लेने जाता है और दूसरी ओर कार्टियार एजेंट 47 की उन खतरनाक दो बंदूकें निकालकर उन्हें साफ करने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय उनके रूम पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सिंडिकेट कंपनी के कई एजेंट हमला कर बैठते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि यहीं एजेंट 47 मौजूद है। एजेंट 47 अपने बंदूक हाथ में न पाने के बावजूद अकेले ही सभी को मार गिराना शुरू करता है। इस तरह वह सिर्फ कुछ मिनटों में वहां मौजूद सभी को मारकर तहस नहस कर देता है और उसकी बिना इजाजत बंदूकें खोलकर असेंबल करने की वजह से वह कार्टियार को डांटने लगता है। मूवी का सीन बदलने पर हम जर्मनी के सिंडिकेट कंपनी के ऑफिस को देखते हैं, जहां इस कंपनी के असली माफिया डेविड नजर आता है। एजेंट 47 की एक तस्वीर अपनी स्क्रीन पर रखकर वह स्मिथ को अंतिम ऑर्डर देता है, चाहे जो भी हो वह एजेंट 47 को मार दे। डॉ पीटर और उसकी
बेटी कार्टियार को उसके सामने जीवित या मृत लाकर पेश करना होगा। ऑन ऑर्डर मिलने के बाद स्मिथ अपनी गैंग तैयार करता है और अब ऑस्ट्रेलिया की ओर निकल पड़ता है। इस बीच हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि कार्टियार अपने पिता की लोकेशन खोजते खोजते आखिरकार उसके सामने पहुंच गई है। 30 साल बाद वह अपने पिता को अपनी आंखों के सामने देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। इसके चलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने सालों बाद अपनी बेटी को अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर डॉक्टर पीटर उससे पूछते हैं कि उसने अपनी लोकेशन कैसे ट्रैक की। ठीक उसी समय डॉक्टर पीटर देखते हैं कि उसके पीछे एजेंट 47 खड़ा है। अब डॉक्टर पीटर को भी समझ में आता है कि उसकी लोकेशन एजेंट 47 ने ट्रैक की है। खैर वहां उनकी बातचीत चल ही रही थी कि अचानक एजेंट 47 को नजर आता है कि दो लोग उनकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे हैं। तुरंत उसे समझ में आता है कि ये सिंडिकेट कंपनी के जासूस हैं। इसलिए एजेंट 47 बिना कोई जोखिम उठाए फटाफट दोनों को शूट कर वहां गिरा देता है। इसके बाद वह डॉक्टर पीटर और कार्टियार को एक कार में बैठाकर फुर्ती से वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि सिंडिकेट कंपनी का जासूस वहां पहुंच चुका है। मतलब आगे और भी कई लोग वहां पहुंचने वाले हैं। और सच में ऐसा ही होता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक सड़क पर चारों तरफ से सिंडिकेट के लोग उन्हें घेर लेते हैं। चारों तरफ से वे डेजर्ट पिन फायर करने लगते हैं उनकी कार की तरफ, और पिन कार के अंदर जाकर हुक की तरह फंस जाते हैं। इसलिए चाहे जितना भी कार में दबाव डाला जाए, कार 1 इंच भी नहीं हिलती। जब एजेंट 47 समझ जाता है कि अब उसे फ्रंट लाइन में युद्ध करना होगा, तो वह कार से उतरकर अपनी कमर से अपनी 2 आइकॉनिक गन निकालता है। वहां शुरू होता है एजेंट 47 और ऊपर बिल्डिंग में मौजूद कई स्नाइपरों के बीच खतरनाक स्नाइपर शॉट। गोलीबारी के दौरान एक गोली डॉक्टर पीटर के पैर में लगती है। जब डॉक्टर पीटर समझता है कि यह सिंडिकेट कंपनी केवल उसे ही ढूंढ रही है, तो वह अपनी बेटी कार्टियार से कहता है कि वह तुरंत वहां से निकल जाए। कार्टियार वहां से जाते ही स्मिथ वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर पीटर को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है। अब अंत में डॉक्टर पीटर को सामने पाकर सिंडिकेट कंपनी का असली माफिया डेविड बोलता है, बोलो डॉक्टर, तुम लोगों पर कौन सा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर असासिन बनाते हो, और साथ में यह भी बताओ कि तुम्हारे किए हुए उस एक्सपेरिमेंट का डीएनए सैंपल और फॉर्मूला कहां छुपाया है। लेकिन इतने कुछ होने के बाद भी डॉक्टर पीटर बताता है कि अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो मैं यह सैंपल या फॉर्मूला तुम्हारे हाथ नहीं दूंगा। जब डेविड समझ जाता है कि डॉक्टर पीटर किसी भी तरह यह फॉर्मूला उसे नहीं देगा, तो वह फैसला लेता है कि उसे एक जहरीला पॉइजन इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए विदा कर देगा। जब जहरीला पॉइजन इंजेक्शन डॉक्टर पीटर के शरीर में लगाने वाला होता है, ठीक उसी समय कार्टियार एक हेलीकॉप्टर लेकर सीधे उनके अड्डे में घुस जाती है और हेलीकॉप्टर के पंख में लगते ही वहां मौजूद सभी कटकर उड़ जाते हैं। इसके साथ ही यह हेलीकॉप्टर भी नियंत्रण खोकर बिल्डिंग में टूटकर गिरा। लेकिन इससे पहले कार्टियार हेलीकॉप्टर से उतरकर वहां बचे सभी गार्ड्स को भी मार गिराती है। यह लड़की इतनी खतरनाक हेडशॉट मारती है कि अगर आप इसे मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। इस बीच जब कार्टियार पूरी तरह तबाही मचाने लगती है, तब डेविड अपने मेंबर के साथ किसी दूसरी दरवाजे से वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि इस माहौल में अब कोई माफियागिरी मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे ही वे पहले दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक उन पर एजेंट 47 शॉट फायर करता है। लेकिन स्मिथ तुरंत इन गोलियों को हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि जैसे पहले बताया कि स्मिथ का पूरा शरीर टाइटेनियम मेटल से बना है, इसलिए इन सभी गोलियों या चाकुओं का कोई असर नहीं होता। वह डेविड को सुरक्षित बाहर निकाल देता है और फिर शुरू हो जाता है 2 एजेंटों के बीच खतरनाक लड़ाई। कोई भी किसी को 1 इंच भी छोड़ने वाला नहीं। इस तरह एजेंट 47 उसे बार बार शूट करता है, लेकिन वह देखता है कि स्मिथ पर इन बुलेटों का कोई असर नहीं हो रहा। जब एजेंट 47 समझ जाता है कि उसे गोली या चाकू से मारना मुमकिन नहीं, अब वह अपने हाथ से एक टाइटेनियम का तार निकालता है और उसे स्मिथ के गले में लपेट देता है। उसके साथ उसे दीवार के साथ चिपका देता है और उस दीवार में इलेक्ट्रिक तार की लाइन लगी थी। टाइटेनियम मुमकिन है इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का सबसे अच्छा तरीका, इसलिए 1000 वोल्ट की करंट से स्मिथ धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। इस तरह एक चरण में स्मिथ पूरी ताकत खोकर पूरी तरह बेहोश हो जाता है और उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। स्मिथ को खत्म करने के बाद अब कार्टिया और एजेंट 47 अपने हथियार लोड करते हैं और धीरे धीरे अंदर जाते हैं असली लीडर डेविड को मारने के लिए। वहां उनके सामने जितने भी गार्ड आते हैं, उन्हें वे हेडशॉट से उड़ाते जाते हैं और एक एक कदम करके सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जब वे छत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिंडिकेट कंपनी का असली माफिया डेविड डॉक्टर पीटर को हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से भाग रहा है। वहां मौजूद सभी गार्डों को वे एक एक कर मारते हैं। जब डेविड के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डेविड पहले ही हेलीकॉप्टर लेकर बहुत दूर जा चुका है। कार्टिया और एजेंट 47 उस हेलीकॉप्टर की ओर बार बार शूट करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं होता। ठीक उसी समय वहां एक और आदमी सामने आता है और कार्टिया की ओर फायर करता है। यह हालात देखकर एजेंट 47 तुरंत कार्टिया के सामने पहुंचता है। बुलेट एजेंट 47 की पीठ में लगती है। इसके बाद वह मुड़कर एक फायर में उस आदमी का सिर उड़ा देता है। उसी समय हम देखते हैं कि डॉक्टर पीटर किस खुशी नजर से हेलीकॉप्टर से अपनी बेटी की ओर देख रहे हैं। वह अपनी बेटी को आखिरी बार देख लेते हैं और अपनी जेब से एक इनहेलर निकालते हैं। असल में यह कोई इनहेलर नहीं था, बल्कि यह एक बम था। डॉक्टर पीटर अपनी बेटी को आखिरी विदाई देते हैं और जैसे ही
ही वह अपने इनहेलर पर प्रेस करता है, पूरा हेलीकॉप्टर समेत सिंडिकेट कंपनी का असली माफिया डेविड पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर पीटर के द्वारा किए गए सभी एक्सपेरिमेंट के जेनेटिक और डीएनए सैंपल इंसानों की पहुंच से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब कोई भी इन फॉर्मूलों का उपयोग कर लोगों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेगा और कोई हिटमैन नहीं बना पाएगा। जैसे ही माहौल सामान्य होता है और छत से लौटते समय एजेंट 47 और कार्टिया अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही देखते हैं कि उनके सामने खड़ा है एजेंट 47 जैसा दिखने वाला एक और हिटमैन। यह देखकर तीनों तुरंत अपने अपने हथियारों की ओर मुड़ जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आगे ये हिटमैन वास्तव में कौन था, इसका जवाब अगले पार्ट में मिलेगा। यदि इस मूवी का तीसरा पार्ट आता है तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी चैनल पर तुम्हें देखने को मिलेगी।